गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम लोग जो है इतिहास के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। कैसे पता करें कब क्या हुआ था। सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास जो विषय है उसके माने क्या होते हैं। इतिहास जिसको हम अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना है। इति धन हास। इति का अर्थ होता है बहुत और हास का अर्थ होता है पुराना। हम लोग जो भी पुरानी बातें हैं, परिवार की पुरानी बातें, हम अपने दादा दादी, नाना नानी की बातों से जानते हैं, या फिर हमारे पास समाचार पत्रिका है, टीवी है और रेडियो से भी जानकारी मिलती है। सोचो बच्चों, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त, इतिहासकार का मतलब जो इतिहास लिखते हैं, अतीत से प्राप्त मतलब बीते हुए समय से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी, यानी जो बीत चुका है उसकी जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। जैसे कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, इन सब को जानने के लिए हमको इतिहास के विषय का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे आइए हम जाने कैसे पता लगाते हैं। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब हम लोग लिखना नहीं जानते थे। बहुत समय पहले, यानी जब इस धरती पर आदिमानव आया तो हम लोग लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, जैसे वो लोग क्या प्रयोग करते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। प्राप्त इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। पुरातत्ववेत्ता का मतलब होता है कि जो जमीन के अंदर किसी भी तथ्य को जानने के लिए या इतिहास को जानने के लिए खुदाई करते हैं, उनको हम लोग पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों में अतीत को तीन भागों में बांटा है। हमारे जो इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य रूप से हम लोग कैसे उसको तीन भागों में हमारे इतिहासकारों ने बांटा है। जैसे कहा कि पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री नहीं उपलब्ध है, उसमें लिखने का कोई भी कार्य नहीं किया गया है, उसको हम लोग पूर्व प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है कि आदि ऐतिहासिक काल, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जो लिखित तो है, हमारा इतिहास लिखा गया है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। यदि हम उसको पढ़ नहीं सकते तो उसको हम लोग जो है आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और तीसरा आपका जो है ऐतिहासिक काल, इस प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। हम लोग ये सोचते होंगे
कि आज की तरह उस समय भी कागज था? नहीं, उस समय कागज नहीं था। वह अपने लेखों को जैसे ताड़ के पत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्र पर लिखता था। हम आपको जो है यहाँ ताड़पत्र के पत्ते को भी दिखाएंगे, भोजपत्र के पत्तों को भी दिखाएंगे और ताम्रपत्र भी दिखाएंगे। और स्तंभ लेख जो पत्थरों पर राजा अपने आदेश, कानून, पालन सब लिखते थे कि क्या क्या, जैसे कोई राजा जो है, मान लिया बनारस का राजा है, वो भदोही में किस प्रकार से एक शिलालेख, स्तंभ लेख गढ़वाता था और उस लेख पर जो है वहाँ एक कारीगर के माध्यम से कुछ अपने आदेश और कुछ अपने कानून और कुछ धार्मिक बातों को लिखवा देता था, जिससे उसके प्रजा उसका पालन करते थे। तो यहाँ हम आपको ताड़पत्र भी दिखाएंगे, भोजपत्र भी दिखाएंगे, ताम्रपत्र भी दिखाएंगे और स्तंभ लेख भी दिखाएंगे। और शिलालेख, शिलालेख का मतलब शिला से ही अर्थ है पत्थर। शिला मीन्स पत्थर होता है, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। जैसे कभी कभी जो है पत्थर की चट्टानों पर भी हमको लेख मिले हैं, जो पुरातत्वविद हमारे खुदाई किए हैं, तो उनमें हमें जो है पूरा जो छोटे छोटे पत्थर हैं और पत्थर के टुकड़े, फलक हैं, उस पे जो है पत्थरों से हमको जो है लिखित सामग्री भी प्राप्त होती है। अब हमको जो है जैसे इन सब को जानने के लिए आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्काल लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत इस प्रकार हैं। जैसे हम लोग जब हमारा कोई लिखित इतिहास नहीं है तो कुछ जो उन लोगों के द्वारा छोड़े गए, जो प्राचीन मानव थे, उनके द्वारा जो चीज़ें छोड़ी गई हैं उसी से हम अपनी जानकारी को पूरी करते हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत क्या कहता है? जो पुरातत्वविद कहते हैं, जो खुदाई से हमको मिला है उसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हैं। जैसे अभिलेख, यह अभिलेख अशोक का है। यह अशोक के अभिलेख कहाँ से है? जो लुम्बिनी इसमें नेपाल में पड़ता है और प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अशोक जो उस समय राजा थे, उन्होंने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो है जो लुम्बिनी ग्राम में रहता है, नेपाल की तराई में जो पड़ता है, वहाँ का जो किसान होगा, यदि वो कोई उपज यानी कोई खेती बाड़ी करता है, गेहूँ या कुछ भी कृषि कार्य करता है, तो उसके जो कर होंगे वो 1/8 भाग होगा। अब हमको ये नहीं समझ में आता कि अशोक ने ऐसा क्यों किया और राज्यों में ये क्यों नहीं किया कि वहाँ से कर के रूप में 8वां भाग लें। एक हमको ये बात मिलती है कि जो बौद्ध धर्म के प्रचारक गौतम बुद्ध जी थे, वो जो है वहाँ पैदा हुए थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अशोक चूंकि बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म के मानने वालों का जो मूल स्थान था, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, उस भाग को उस वहाँ के किसानों के लिए 1/8 भाग होगा। और जैसे रोमनदेही अभिलेख है जो आप चित्र में देख रहे हैं कि ये अभिलेख के पर प्रदर्शित किया गया है, और ये सम्राट अशोक के विषय में, जो सम्राट अशोक महान राजा था, उसकी महानता के विषय में लिखा गया है रोमनदेही अभिलेख। इसके कुछ अक्षर पहचाने, जैसे ब्राह्मी लिपि 2 तरह की है। एक ब्राह्मी लिपि है, एक देवनागरी लिपि है। हालांकि और लिपियां हैं, खरोष्ठी है, सहबाजगढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लिपियां हैं। लेकिन हम यहाँ जो है कुछ लिपियों को ही इसलिए ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। अभिलेखों से क्या जाना जा सकता है? जैसे कि हम ये सोचते हैं कि हम तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, हम लोगों से अभिलेख से क्या मतलब है, हम लोग इतने छोटे बच्चे हैं। लेकिन नहीं,
अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है, ये आपको सोच करके हमको बताना है। सिक्के एवं मुहरें, जैसे जब हम कहीं से कोई पुरानी सिक्के पाते हैं या जो नए सिक्के हमारे घर में रखे हुए हैं, उनमें पहले हम ये देखें कि सिक्कों में क्या है। सिक्कों में हम ये देखते हैं कि सन लिखा रहता है, 1 रुपये लिखा रहता है, और किसी भी प्रधानमंत्री या जो मर गए हैं उनका या कोई शहीद हमारे देश का, उसका मतलब चित्र लगा रहता है। तो उस समय भी ऐसे ही राजाओं के कोई घुड़सवारी करते हुए, कोई यज्ञ करते हुए, कोई तीर चलाते हुए, लेकिन जो यहाँ सिक्का दिया गया है, सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट, उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। आर्थिक स्थिति का मतलब है यदि सिक्का सोने का है तो हमें ये पता चलता है कि राजा का जो साम्राज्य रहा होगा बड़ा अच्छा रहा होगा और उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी होगी। चूँकि सोने के सिक्के चलवाना, इसका मतलब कि राजा बहुत ही शक्तिशाली और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। यदि चांदी का सिक्का चलवाए तो राजा की आर्थिक स्थिति थोड़ा पता चलता है कि राजा कमज़ोर रहा होगा। यदि वह तांबे का चलाए तो ये पता चलता है कि राजा और कम रहा होगा। तो इस सिक्के से हमें सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि राजा की आर्थिक स्थिति क्या थी। अगर सिक्के में कहीं AD BC बिफोर क्राइस्ट या ऐसे कुछ मतलब लिखा हुआ है तो हम ये पता लगाते हैं कि राजा का शासन कब से कब तक रहा। दूसरी बात ये कि अगर सिक्के में राजा घोड़े पर सवार है तो हम ये देख सकते हैं कि राजा को घोड़े की घुड़सवारी का बड़ा शौक था। राजा घोड़े को बहुत पसंद करते थे या राजा घोड़े से लड़ाई करते थे। कई सारी चीज़ें जो है हम उसमें ये देखते हैं कि और एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि यदि उस समय हम राजा को घोड़े पर देखते हैं तो ये भी हम पता लगा सकते हैं कि उस समय घोड़े पाले भी जाते थे। इसका मतलब यह है कि जो प्राचीन समय है, हम जो आदि ऐतिहासिक काल है या प्रागैतिहासिक काल है या पूरा ऐतिहासिक काल है, उस समय में भी हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय भी घोड़े पाले जा सकते हैं। जैसे गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। एक जो गुप्त वंश का शासक है कुमारगुप्त, इस सिक्के को पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। मतलब अच्छे घुड़सवार का मतलब घोड़े पर बैठ कर के जो सवारी करे उसको घुड़सवार कहते हैं। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हम राजा के सिक्के से यानी कुमारगुप्त के सिक्के से यह जान सकते हैं कि जो हमारे इतिहास जानने की साधन है उसमें सिक्के का महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिक्के को देखकर आप और क्या पता लगा सकते हैं? देखिए, ये आपकी सोचने का विषय है। हम आपको बता रहे हैं तो आप भी कुछ सोच करके सोचिए कि ये क्या हो सकता है। जैसे हम अभी आपको जो है आगे के जैसे हड़प्पा कालीन मुहरे, हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा आप सोच रहे हैं कि भारत में है, हड़प्पा भारत में नहीं है। इस समय पाकिस्तान में है। और आपके दिमाग में ये आएगा कि पाकिस्तान में कैसे है। देखिए, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ है तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में चला गया। तो हड़प्पा कालीन मुहरे मेसोपोटामिया से मिली हैं। मेसोपोटामिया एक अलग देश था जहाँ से इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। देखिए कितनी सरल सी बात है कि जब आप जो है हड़प्पा की मुहर यानी हड़प्पा के सिक्के मेसोपोटामिया में पाते हैं या खुदाई से मेसोपोटामिया में प्राप्त होता है तो आपको ये पता लग जाता है कि ये हड़प्पा की मुहरें जो हैं वो कैसे जो है मेसोपोटामिया में पहुंची। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार होता होगा। तो ऐसे हमारे जो मतलब मुहरे हैं, सिक्के हैं, हमको ये जानकारी प्राप्त कराते हैं कि हम एक देश से दूसरे देश से हमारा व्यापार होता था। जैसे एक स्थान है धौलावीरा।
हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। गुजरात आपके महाराष्ट्र के बगल में है, मुंबई जिसको आप कहते हैं उसके बगल में है गुजरात। गुजरात में ही लोथल पड़ता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के कालीन की सभ्यताएं हैं, जिसमें यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है, यहाँ से हड़प्पा कालीन निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आज से कई गुना बेहतर सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता कालीन के पूरा स्थल गुजरात में मिले हुए हैं, निर्माण योजना यानी जल की निकास का प्रबंध कैसे वो लोग करते थे, ये आपके आज से कहीं कम नहीं थे, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारनाथ स्तूप, सारनाथ आपके बनारस के बगल में है, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित धम्मेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। ये मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध जी अपना उपदेश, जब गौतम बुद्ध को बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने ये सोचा कि अपने इस ज्ञान को मैं किसको दूं। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध जो है बनारस पहुंचे, जो उसका प्राचीन नाम काशी है, वहां पहुंचे और वहां सारनाथ में, पहले सारनाथ का नाम सारंगनाथ था, वहां पहुंचे और वहां 5 शिष्यों को उन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म का उपदेश दिया।